हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। दोस्तों, हिस्ट्री के आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस टॉपिक में हमने टॉप 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर ऑफ द अरब आर्मी दैट कैंक्वेर्ड सिंध। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाली अरब सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था उस सिंध पर विजय प्राप्त करने वाली अरब सेना का सेनापति था। ठीक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या आगे आने वाले एग्जाम्स में बनेंगे, हम उन सभी के डाउट्स केवल इस एक क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, भारत पर अरब मुसलमानों का आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब सेना का सेनापति था। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ पर आक्रमण किया था? भारत में सिंध पर आक्रमण किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अरब आक्रमण के समय जो है सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, वहाँ पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। अच्छा, 712 ईस्वी के बाद 713 ईस्वी में सिंध पर जो है मीर कासिम ने आक्रमण किया था। और कहाँ पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर। जो है कि सिंध विजय के बाद 713 ईस्वी में, सिंध विजय कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध विजय के बाद जो है 713 ईस्वी में मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया, और मुल्तान पे आक्रमण भी किया और विजयी भी रहा। अच्छा, मुल्तान पे आक्रमण के बाद जो है अरब वासियों को इतना सोना मिला कि उन्होंने मुल्तान का नाम ही स्वर्ण नगरी यानी कि स्वर्ण नगरी या फिर संपदा नगरी रख दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। कब किया था? वो 712 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया? तो वो 712 ईस्वी में सिंध पर किया। और किसके खिलाफ किया? दाहिर, जो है कि सिंध का उस समय शासक था दाहिर। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? चचनामा नाम की एक पुस्तक है, उसमें जो है इसका उल्लेख किया गया। ठीक है। अच्छा, चचनामा नामक जो पुस्तक है, इसमें जो है सिंध विजय के विषय में लिखा गया है, और इसे अरब विजय का रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अरब वासियों के लिए जो है अरब विजय का रिकॉर्ड है, और इसे अरब विजय का रिकॉर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय अरब का खलीफा, अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय अरब का खलीफा कौन था? तो अरब का खलीफा जो है अल हजाज था। इसका पूरा नाम था अल हजाज बिन यूसुफ, या इसको उमैयद के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार आपको ऑप्शन में ए भी मिल जाएगा, उमैयद, यानी कि उमैयद जो था वो अरब का खलीफा था, या फिर अल हजाज बोल सकते हैं। अल हजाज जो था अरब का खलीफा था। ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच तुर्किश रूलर इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 AD एंड 1026 AD। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 ईस्वी और 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया? अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहाँ का था? तो महमूद गजनवी जो था वो तुर्की शासक था, और इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है। अच्छा, महमूद गजनवी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि महमूद गजनवी जो था वो तुर्की शासक था, और इसने जो है भारत में 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, महमूद गजनवी जो था वो भारत पर इसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था, और जिसमें कि राजा जयपाल की हार हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में मथुरा को लूटा। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा है कि मथुरा को जो है महमूद गजनवी ने कब लूटा? तो महमूद गजनवी ने मथुरा को 1018 ईस्वी में लूटा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर किया गया था, और यह 16वां आक्रमण था। यह आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में हुआ, और आक्रमण के समय जो है वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम जो है वहाँ का शासक था। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास में महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक का मतलब होता है जो मूर्तियों को छिन्न भिन्न कर दे, यानी कि तोड़ दे, तोड़ फोड़ करे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अल-बुरूनी की एक पुस्तक है किताब उल हिंद। अच्छा, अल-बुरूनी जो था वो महमूद गजनवी के समय के सब इतिहासकार रहे हैं। तो अल-बुरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद में ही इन सब के विषय में जानकारी मिलती है, महमूद गजनवी के विषय में जानकारी मिलती है। अच्छा, महमूद गजनवी के समय के इतिहासकार रहे हैं अल-बुरूनी, फिरदौसी, उतवी,
फारूकी और सिस्तनी ये सब महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, और या फिर यह महमूद गजनवी के समय के प्रमुख इतिहासकार थे, जिसमें से अलबरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने किताब लिखी थी जिसका नाम है किताबुल हिंद, और इसी किताबुल हिंद से जो है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में पता चलता है। ठीक है, और महमूद गजनवी जो है कि गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका? सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। ठीक है ना, और महमूद गजनवी की जो है मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और भीम प्रथम कौन था? जिस समय महमूद गजनवी ने सौराष्ट्र पर आक्रमण किया था वहाँ पर भीम प्रथम का ही शासक था, यानी कि जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था उस समय सौराष्ट्र पर किसका शासन था? भीम प्रथम का शासन था। ठीक है ना, और जयपाल कौन था? जो है कि महमूद गजनवी ने राजा जयपाल के विरुद्ध अपना पहला युद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वार ओपेंड द दिल्ली रीजन टू मोहम्मद गोरी? किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तराइन का दूसरा युद्ध। अच्छा, इस ऑप्शन में जितने भी वार हुए हैं या युद्ध दिए हैं, चाहे वो मुल्तान की लड़ाई हो, तराइन का प्रथम युद्ध हो, द्वितीय युद्ध हो या चंदावर की, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी के विषय में हम बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध जो था इसको जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, और इस युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गोरी के लिए जो है दिल्ली का क्षेत्र खुल गया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब मोहम्मद गोरी से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। गौर एक जगह है, शायद अफगानिस्तान में पड़ता है, तो जो है कि 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है गौर का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, और उस समय मुल्तान का शासक कौन था? मूलराज। उस समय जो है मुल्तान का शासक मूलराज जो है उस समय मुल्तान का शासक था, और मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। इसको ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? माउंट आबू गुजरात पर हुआ था, और यहाँ का शासक उस समय कौन था? भीम द्वितीय था, और भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था, यानी कि बुरी तरह हराया था। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा कि माउंट आबू का युद्ध कब हुआ था, एग्जाम से में पूछता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। माउंट आबू का युद्ध कब हुआ? तो माउंट आबू का युद्ध जो है 1178 ईस्वी में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच में हुआ। इसमें जो है भीम द्वितीय विजयी हुए, इन्होंने मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ठीक है ना, यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध ये जो है 1191 ईस्वी में हुआ, और तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो विजयी रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। यही युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खुल गया। क्यों? क्योंकि तराइन की द्वितीय युद्ध में जो है चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद, यानी कि पराजय के बाद जो है मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खुल गया। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और जो है कि मुल्तान की लड़ाई या फिर मुल्तान पर युद्ध, मुल्तान पर जो है मोहम्मद गोरी ने कब आक्रमण किया था? 1175 ईस्वी में किया था, और उस समय मुल्तान का शासक कौन था? मूलराज था, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, और दिल्ली तथा इसके आसपास क्षेत्रों पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक राजा जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गोरी विजयी रहा। अच्छा, चंदावर की लड़ाई जो है कब हुई? 1194 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक राजा जयचंद के बीच हुई थी, जिसमें जो है कि गोरी विजयी रहा। ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिएगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1194 में। ठीक है ना, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1206 ईस्वी में गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसको भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत लौट गया, और जहाँ की रास्ते में जाते हुए कुछ विद्रोहियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के बाद जो है अभी आपका दिल्ली सल्तनत शुरू होने वाला है, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो देखेंगे अगले क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वीराज चौहान का शासन दिल्ली से अजमेर
अजमेर जो है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान का शासन जो है दिल्ली से अजमेर तक था, और अजमेर जो है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। ये भी एग्जाम्स में पूछता है। पृथ्वीराज चौहान का जो है जीवनी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो थी वो चंद्रबरदाई की थी, और इनके दरबारी कवि थे और इनके परम मित्र भी थे। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई ने की थी, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अच्छा, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय किसका शासन रहा है? अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत, केवल इस दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हमने उन सभी के डाउट्स केवल इस एक क्वेश्चन में क्लियर कर रखे हैं, और ये जो है कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे टाइम भी नोट कर रखे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। हु रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, मतलब कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक समय तक शासन की थी। यहाँ देख लेते हैं, तुगलक डायनेस्टी जो है इसने 94 वर्षों तक शासन किया था। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक जो है कि तुगलक वंश का शासन रहा है, ठीक है। यहाँ पहला पॉइंट देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया, और इनके शासन काल जो है कि का क्रम इस प्रकार है। पहला गुलाम वंश जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा, 84 वर्षों तक इनका शासन रहा। और दूसरा है खिलजी वंश, इनका शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, 30 वर्षों तक। अच्छा, खिलजियों ने जो है कि सबसे कम समय तक शासन किया था, केवल 30 वर्षों तक खिलजियों ने शासन किया था, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेस्टी है। इनका शासन पीरियड 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा, जो कि 94 वर्षों तक का इनका सबसे अधिक समय तक शासन जो है तुगलक वंश ने किया था, यानी तुगलक डायनेस्टी वालों ने सबसे लंबा शासन दिल्ली सल्तनत में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है डी, सैयद वंश। सैयद वंश का शासन पीरियड रहा है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, और इनका समय जो है 37 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है लोधी वंश। लोधी वंश जो है ये 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक इनका शासन रहा, यानी 75 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तुगलक वंश का शासन काल सबसे अधिक 94 वर्षों तक रहा, तथा खिलजी वंश का शासक सबसे कम 30 वर्षों तक रहा। जो है कि तुगलक का शासन जो है सबसे अधिक 94 वर्षों तक रहा, सबसे कम खिलजियों ने शासन किया था 30 वर्षों तक। इसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में किसने सबसे कम समय तक शासन किया, तो जो है खिलजी वंश वालों ने किया। और दिल्ली सल्तनत में किसने सबसे अधिक तक समय तक शासन किया, तो तुगलक डायनेस्टी वालों ने किया, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, तथा दिल्ली सल्तनत काल में आधिकारिक धर्म जो था वो इस्लाम था। तो इसे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का जो है कि प्रथम वंश था गुलाम वंश, अंतिम वंश था लोधी वंश, और सबसे अधिक समय तक शासन किया तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक। सबसे कम शासन पीरियड रहा खिलजी वंश का 30 वर्षों का, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो है संस्थापक ही कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक से ही गुलाम वंश की शुरुआत होती है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की शुरुआत होती है। चलिए देख लेते हैं, हमारा पहला पॉइंट है यहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था, और इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की, और अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको, लाहौर को बनाया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है ना, गुलाम वंश की स्थापना की, और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम व कमांडर था। कमांडर का मतलब उसका सेनापति था, मोहम्मद गोरी का सेनापति भी था, और उसका एक गुलाम था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और दिल्ली सल्तनत में प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसने की, तो वो भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक, सिपह सलार तथा लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि मलिक का, सिपह सलार का और लाख बख्श का ऐसे टाइटल्स जो है धारण कर रखे थे, ठीक है। उसमें भी लाख बख्श जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा है कि कौन सा
गुलाम वंश का कौन सा शासक था, या फिर दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने लाख बख्श का टाइटल धारण कर रखा था, या फिर उसे लोग लाख बख्श बोलते थे, यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुतुब मीनार, अच्छा कुतुब मीनार जिसकी नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं शताब्दी में रखी, और इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कब, 13वीं शताब्दी में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। ठीक है, और इसे लाहौर में ही दफनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द रियल फाउंडर एंड सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक एवं उद्धारक कौन था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, चलिए हम पहला पॉइंट देख लें। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को हम जो है अल्तमश के नाम से भी जानते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था, तो वो इल्तुतमिश था, इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिल्ली को जो है सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था, वो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ही था जो इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, इसे ध्यान दीजिएगा। और नियमित मुद्रा जारी करने वाला भी इल्तुतमिश था। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इल्तुतमिश अल्तमश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान का टाइटल यानी कि उपाधि धारण किया। अच्छा दोस्तों, जो है कि सुल्तान का टाइटल सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में किसने धारण किया था या फिर किसने प्राप्त किया था, तो वो इल्तुतमिश ही था जिसने सुल्तान का टाइटल सबसे पहले प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए थे, एक टंका चलवाया था जो कि चांदी का था, और दूसरा जीतल चलवाया था जो कि तांबे का था। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली ये भी इल्तुतमिश के शासन के प्रमुख अंग थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ने के शासनकाल में अर्थात इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी की स्थापना की, इसका भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि दिल्ली में सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की, तो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। अच्छा, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, पर वह एक अयोग्य शासक था, इसलिए तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार जो है रजिया जो है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान बनी। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज डाटर वाज रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में आपको अल्तमश भी लिखा मिलेगा, तो इल्तुतमिश का उपनाम था अल्तमश, इसे ध्यान दीजिएगा। और रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की यानी कि अल्तमश की बेटी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा यानी कि कोट या फिर चोंगा, कुला यानी कि टोपी पहनकर शासन किया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ होगी। रजिया की शादी किससे हुई, अल्तुनिया के साथ हुई। और रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। ठीक है ना, रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बहराम शाह बैठा। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। इसे भी ध्यान दीजिएगा कि रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, मोइजुद्दीन बहराम शाह, और बहराम शाह को जो है बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। अच्छा, बहराम शाह के बाद दिल्ली की का सुल्तान जो है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया था। ठीक है ना, तो इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच दिल्ली सुल्तान एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए बलबन। बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई, ठीक है ना। अच्छा, रक्त एवं लौ की नीति क्यों अपनाई? बलबन जो है सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के उद्देश्य से रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, ठीक है ना। तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और ये 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक। अच्छा, बलबन जो था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इसे ध्यान दीजिएगा। और यह मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बलबन ने राज दरबार में सिजदा और पैबोज जैसी ईरानी प्रथाओं को, जिन्हें गैर इस्लामिक समझा जाता था, उन्हें अपने दरबार में कठोरता से लागू करवाया। अच्छा, एग्जाम्स में पूछता है सिजदा और पैबोज जैसी ईरानी सभ्यताओं को किसने लागू करवाया? तो जो है कि ये बलबन ने लागू करवाया, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के उद्देश्य से रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई, ध्यान दीजिएगा, इसे भूलिएगा मत, ठीक है ना। तुर्कान चिहलगानी या 40, अच्छा तुर्कान चिहलगानी ये जो था 40 वफादार गुलाम सरदारों का ऐसा समूह था जिसको जो है इल्तुतमिश ने बनाया था और उसको जो है बलबन ने उसका अंत कर दिया, अभी उसको विनाश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तुर्कान चिहलगानी या 40 ये 40 वफादार गुलाम सरदारों का एक समूह था जिसको कि बलबन ने इसका विनाश कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्स में पूछता है तुर्कान चिहलगानी या फिर 40 का जो है संस्थापक कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। और इसका विनाश किसने किया था? तो इसका विनाश जो है बलबन ने किया, या इसको ख़त्म कर दिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बलबन ने प्रसिद्ध ईरानी यानी फारसी त्यौहार नौरोज की प्रथा का शुभारंभ किया, ये भी ध्यान ध्यान दीजिएगा। बलबन ने बलबनी सिक्का चलवाया था। अच्छा, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, जिनका उपनाम मोहम्मद हसन था, और अमीर हसन, ये जो है बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो जो कि इनको भारत का तोता भी कहा जाता है, यानी कि तोतिए हिंद कहा जाता है। और जो है कि अमीर खुसरो यह प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो को जो है भारत का तोतिए हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। किनको? अमीर खुसरो को जो है भारत का तोतिए हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अमीर खुसरो एक सूफी संत, संगीतज्ञ, इतिहासकार, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान थे, ठीक है ना। सितार और तबले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सितार एवं तबले का आविष्कार के श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है सितार का आविष्कार किसने किया, तो उसका श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। और तबले का भी, सितार और तबले का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था शमूद्दीन तैमूर था, ये भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमूद्दीन तैमूर था, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमूद्दीन तैमूर था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड द मार्केट एक्सचेंज सिस्टम? खिलजी वंश की किस शासक ने बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का ऐसा शासक था जिसने बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की थी, ठीक है। दोस्तों खिलजी वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अच्छा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था और इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था, इसे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, इसे ध्यान दीजिएगा। और जिसकी संपूर्ण जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृत तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है, यानी कि बाजार विनिमय प्रणाली की सारी जानकारी जो है जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है, इससे प्राप्त होती है। अच्छा, घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया और जिसको नगद वेतन सीधा राज्य द्वारा प्रदान किया जाता था। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना का जो है कि निर्माण किया और इसको जो है वेतन भी राज्य द्वारा प्रदान किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर द्वितीय कहने वाला सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। जो अलाउद्दीन खिलजी था ये खुद को जो है दूसरा सिकंदर बोलता था और इसने जो है सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसने अपनी राजधानी सीरी को बनाया था, सीरी को इसने जो है अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाए थे, एक चराई कर था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया था और दूसरा कर जो था वो गढ़ी कर था, यानी कि घराई कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया था, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हौज खास, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और दिल्ली में चोर मीनार का भी निर्माण करवाया था। जमैयत खाना मस्जिद तथा हजार खंबा महल का भी निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है ना। अच्छा, मलिक काफूर कौन था? ये मलिक काफूर जो इसका सेनापति था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार देकर खरीदा था। तो इसके विषय में भी हम आगे जानेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू होम डिड अलाउद्दीन खिलजी एंट्रस्ट द मिशन ऑफ कन्क्वायरिंग साउथ इंडिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने का मिशन किसे सौंपा था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीतने का मिशन सौंपा था। ठीक है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिण भारत विजय करने का उत्तरदायित्व तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम और सेनापति था मलिक काफूर। ठीक है ना। और मलिक काफूर जो है मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था। ठीक है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात के बघेल वंश के अंतिम शासक कर्णदेव, यानी कि कर्णदेव के खिलाफ जो है अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान शुरू हुआ। और कर्ण जो थे गुजरात के बघेल वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है। इस युद्ध में कर्णदेव पराजित हो गया और उसने सारा राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। और इसी अभियान के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कैम्बे से 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है ना। इसका ध्यान दीजिएगा, मलिक काफूर को जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैम्बे से 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है ना। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के विरुद्ध रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई और मंगोलों को रोकने में सफल भी रहा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, 14वीं शताब्दी के आरंभ में मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय के खिलाफ आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी आक्रमण के समय मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है प्रताप रुद्र देव ने दिया था। ठीक है ना। कोहिनूर हीरा जो है मलिक काफूर को प्रताप रुद्र देव ने 14वीं शताब्दी में जो है दिया था। ठीक है ना। इसका ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का राज्यपाल था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कोइंस इन प्लेस ऑफ सिल्वर कोइंस? तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने सांकेतिक मुद्रा जारी किया और सांकेतिक मुद्रा जारी करने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। इसने जो है चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। ठीक है। अब इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके चलिए पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को जो है कि पराजित करके गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने खुसरो खां को पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब पराजित करके? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को पराजित करके जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक शहर भी या नगर भी स्थापित किया। इस नगर में एक दुर्ग बनवाया जिसको 56 कोट के नाम से जानते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने नहरों व कुओं का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जौना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक। ये कौन था? ये जो है कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और जौना खां जो है ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के ही नाम है। जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक दोनों एक ही हैं और ये गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। ठीक है। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जौना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है दर्शन में निपुण था। इसे अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तर्कशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है। तुगलक वंश का वह कौन शासक था या दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। ठीक है।
अच्छा, सांकेतिक मुद्रा के विषय में मैंने बताया कि सांकेतिक मुद्रा का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है और इसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉपुलरली नोन एज दीवाने कोही वाज क्रिएटेड बाय। दीवाने कोही के नाम से प्रसिद्ध कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक प्रसिद्ध कृषि विभाग बनाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग बनाया था। अच्छा, एग्जाम्स में आपको ऑप्शन में दीवाने कोही या फिर अमीर कोही देखने को मिलेगा, पर इसका पूरा नाम है दीवाने अमीर कोही। इसे ध्यान दीजिएगा, कोई डिफरेंट नहीं है और कोई गलती भी नहीं होगी। ठीक है ना, जो भी आपको लिखा हो दीवाने कोही या फिर अमीर कोही, वो दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर उल मोमिनीन जिलिल्लाह तथा उलूग खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अच्छा एग्जाम्स में पूछता है उलूग खां की उपाधि किसने धारण की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उलूग खां की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने में रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेने वाला यह दिल्ली का प्रथम शासक। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार यानी कि प्रिंस ऑफ मनी कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कई मौद्रिक नीति प्रयोग किए गए, इसलिए इसे धनी राजकुमार भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में कई जगह मैंने देखा है कि मनियरों का राजकुमार या फिर धनी राजकुमार या प्रिंस ऑफ मनी किसे कहा जाता है, तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल व्यक्ति था। अच्छा, असफल व्यक्ति था क्यों? क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए उसके द्वारा प्रारंभ की गई कई योजनाएं असफल रहीं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों एक असफल व्यक्ति कहा जाता है, क्यों? तो ऑप्शन में दिया रहेगा क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए उसको जो है एक असफल शासक या एक असफल व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री। अच्छा, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये अफ्रीका के मोरक्को से आया था। इसका ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछता है, हो सकता है ऑप्शन में आपको मोरक्को दे रखे, तो ये अफ्रीका के मोरक्को से आया था इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कब? लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर पेड इनफ अटेंशन टू इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क्स। किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। ठीक दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तान बना। इसे खलीफा द्वारा कासिम मीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत एवं अंत पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। अच्छा दोस्तों, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, और इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। अच्छा, जब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसको जो है अंत पुनर्निर्माण इसका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कई तरीके से कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का अंत पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय थी। ठीक है, अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ऐसा प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये सब प्रमुख शहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। अब फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के शिलालेखों को दिल्ली में लाकर स्थापित भी किया। ठीक है ना, अशोक के शिलालेखों को दिल्ली में लाकर किसने स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की भी रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक, तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अच्छा, मंगोल शासक तैमूरलंग जो था
उसने जो है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में जो है भारत पर आक्रमण किया था। मंगोल शासक तैमूरलंग, जो कि तिमूर वंश से बिलोंग करता था, ऐसा पहला शासक था जिसने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के खिलाफ भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सैयद वंश। सैयद डायनेस्टी का जो है संस्थापक कौन था, खिज्र खां जो है वो सैयद डायनेस्टी का संस्थापक था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था। खिज्र खां ने रैयते आला की उपाधि धारण की। दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है रैयते आला की उपाधि किसने धारण की, तो रैयते आला की उपाधि जो है खिज्र खान ने धारण की, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां कौन था, ये तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। तैमूर लंग ने जो है मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक खिज्र खां को नियुक्त किया था, इसका ध्यान दीजिएगा। अच्छा, खिज्र खां की मृत्यु के बाद जो है कि 20 मई 1421 में उसकी मृत्यु हो गई खिज्र खां की, और इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खां दिल्ली का शासक बना, और मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक है, और इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही सैयद वंश की जानकारी मिलती है। यानी मुबारक खां, यानी कि मुबारक खां ने जो है कि शाह की उपाधि धारण कर रखी थी, और मुबारक खां की पुस्तक जो है तारीख़ मुबारक शाही से सैयद वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा, यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की, मुबारक शाह ने की। ठीक है ना, इसका ध्यान दीजिएगा। मुबारक शाह ने जो है यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का जो है अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, और सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। ठीक है ना, तो इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट को पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने जो है 1415 ईस्वी में दिल्ली में तुर्कों का शासन खत्म करके अफगान शासन को स्थापित किया था। अच्छा, बहलोल लोधी जो था यह अफगानी था, और इसने जो है भारत में लोधी वंश की स्थापना की, और साथ में जो है अफगान शासन को भी स्थापित किया। ठीक है ना, तो इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। एग्जाम में पूछता है बहलोली सिक्के किसने चलवाया, तो बहलोल लोधी ने चलवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अच्छा, सिकंदर लोधी को निजाम खां के नाम से भी जानते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहलोल लोधी का पुत्र कौन था, सिकंदर लोधी, इसका पुत्र इब्राहिम लोधी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। कब, 1504 ईस्वी में की, और इसी के साथ उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि मापन। अच्छा, भूमि मापने के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी, इसका प्रचलन भी सिकंदर लोधी ने शुरू किया। ठीक है, अच्छा, गुरलुखी शीर्षक के नाम से यह फारसी कविताएं लिखता था। कौन, सिकंदर लोधी जो है गुरलुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। ठीक है ना, इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी, इब्राहिम शाह दिल्ली का शासक बना। इब्राहिम लोधी का उपनाम इब्राहिम शाह था। ठीक है ना, तो जो है कि सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक बना। अच्छा, इब्राहिम लोधी से बाबर का जो है कि युद्ध हुआ था, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते थे। यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, और यहीं से लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हुआ। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। दोस्तों आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।